सभी मोहतरम आदाब। प्रोग्राम पेशरफ लेकर मैं हूं आपका होस्ट सलीम कल्लू। समीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर साद परवेज साहब। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ ITBI NIT में हैं, जिनका फुल फॉर्म है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन। इसके अलावा ये को फाउंडर इनोवेशंस हैं इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर NIT। जाहिर सी बात है, जब मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये भी आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी दानिशगाहों में, टेक्नोलॉजी सेंटर्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करते हैं। हम अक्सर जरीदों में और अखबार में पढ़ते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स मुल्क भर में क्या काम कर रहे हैं या उनका क्या रोल है। आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में हम कितनी नॉलेज रखते हैं और कितने अवेयर हैं। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स का स्टार्टअप्स के साथ क्या राबिता है, क्या लिंक है, और अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जो यूथ के लिए हम बात करते हैं, उसके बारे में इनका क्या रोल है। साद साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हमारे नौजवानों को इस बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं है कि इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है। आप इस पर रोशनी डालिए कि इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होता है, ये कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे जो लोकल यूथ है या जितने भी इसके साथ मुंसलिक हैं, और इनका रोल क्या होता है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले तो इंक्यूबेशन सेंटर से पहले जो इसका पहला वर्ड है इंक्यूबेशन, राइट, उसका समझना जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंक्यूबेशन वर्ड क्या है। इंक्यूबेशन, जैसे हम सबको पता है कि जब एक मुर्गी होती है वो अपने एग्स को ले करती है और उस एग को हैच करने से पहले मुर्गी उसको एक वार्मथ, इन अंडों के ऊपर बैठ के उनको एक वार्मथ प्रोवाइड करती है। राइट। उस वार्मथ प्रोवाइड करने को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और उसी इंक्यूबेशन से जो इस मुर्गी के अंडे हैं वो हैच होते हैं और उसे चिक्स जो है वो निकलते हैं। इसकी दूसरी मिसाल मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि एक सीड होता है। जब एक फार्मर एक सीड सो करता है, उस सीड को जमीन में सो करने के बाद उस सीड को एक वार्मथ की जरूरत होती है, उसको सनलाइट की जरूरत होती है, उसको नर्चरिंग की जरूरत होती है। सो इस वर्ड को इंक्यूबेशन कहते हैं। अब इंक्यूबेशन सेंटर, अगर आज का कोई नौजवान या कोई भी जिसके पास कोई एक आइडिया है, एक प्रॉमिसिंग आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है, वो आइडिया जिसको आप एक बिजनेस लेवल तक ले जा सकते हैं, उस आइडिया को व्हाट टू डू विद एन आइडिया, उस आइडिया को क्या करना है, परवान चढ़ाने की जरूरत है। परवान चढ़ाने की जरूरत है। ये परवान जो है ये कहाँ चढ़ेगा? इंक्यूबेशन सेंटर्स में चढ़ेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स में, इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ यू हैव एन आइडिया, इफ यू हैव अ वंडरफुल आइडिया, आपके पास एक प्रॉमिसिंग आइडिया है, उस आइडिया को माइंड से मार्केट तक लेने में जो प्रोसेस होता है, जो रोल, जो हैंड होल्डिंग करती है, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स में किया जाता है। आइडिया जो आपके दिमाग में है, उस आइडिया में कितनी ताकत है, कितना दम है, क्या ये एक वेंचर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, वहां इंक्यूबेशन सेंटर में आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलती है। साथ साहब, मुझे ये सवाल जहन में उभर रहा है कि इंक्यूबेशन के साथ इनोवेशन बड़ा ही एक अहम एलिमेंट है। उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि इंक्यूबेशन के बाद जो इनोवेशन आती है उसके प्रोसेस क्या होते हैं। देखिए, जो इनोवेशन है ये एक्चुअली एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है। इट स्टार्ट्स विद क्रिएटिविटी। एक सबसे जो बड़ा इसका अहम बुनियादी जो एक प्रोसेस है वो क्रिएटिविटी है कि आइडिया कहाँ बॉर्न होता है। एन आइडिया इज बॉर्न इन योर माइंड। सो आपकी सोचने की कुव्वत, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो इंजीनियरिटी है, वो उस आइडिया को, जो आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो आइडिया कोई बिजनेस वेंचर क्रिएट कर सकता है, उस आइडिया को इनोवेशंस तक लेना, ये स्टेप नंबर 1 है। सो वी हैव क्रिएटिविटी। यू अ स्टार्टअप और एन एंटरप्रेन्योर और एन आइडिया जनरेटर नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आना चाहिए कि भैया क्या मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ या प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ, उसको इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन का ये मतलब होता है कि आप कोई नई चीज कर रहे हैं। क्रिएटिविटी मीन्स थिंकिंग समथिंग न्यू और इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू। जब आप कुछ नई चीज करते हैं उसको हम इनोवेशन कहते हैं।
या आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसी नए तरीके से, उसको इनोवेशंस कहते हैं. सो ये एक जर्नी होती है फ्रॉम क्रिएटिविटी टू इनोवेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जर्नी. ये जर्नी आप इंक्यूबेशन सेंटर में अंडरगो करते हैं, और इसके लिए जो इस इंक्यूबेशन सेंटर के माहिर लोग हैं वो आपको ये बताते हैं कि भैया उस से फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करनी है. सो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको चाहिए. आपको प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको एक प्रोटोटाइप चाहिए. सो उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को बनने में कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होंगे, उस प्रोटोटाइप बनने में क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या आपको मटेरियल्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स चाहिए, तो वो तमाम आपको इंक्यूबेशन सेंटर में वो बताया जाता है. सो इंक्यूबेशन सेंटर का रोल, जैसे आपने अभी पूछा कि रोल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर क्या है. सबसे पहला जो रोल इंक्यूबेशन सेंटर का है कि आपको एक कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. सो अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है और आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हो, यू नीड एन ऑफिस स्पेस, यू नीड अ कंप्यूटर, यू नीड योर क्यूबिकल, यू नीड फैसिलिटीज. आपको वहाँ की मशीनरी चाहिए, आपको वहाँ की जो जितनी भी फैसिलिटीज उस आइडिया को कन्वर्ट करने में, एक टेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करने में आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो आपको मिलता है. दिस इज नंबर वन. जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेस टू नेटवर्क एंड मेंटर्स. नाउ यू नीड कि आपके पास जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स लोकली अवेलेबल हों या किसी यूनिवर्सिटीज में हों या किसी इंडस्ट्रीज में हों, जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आपका राब्ता कैसे बने. सो वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर में वो नेटवर्किंग, वो कोलैबोरेशंस और वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं. यानी नौजवान को अगर कोई आइडिया लेकर आता है तो इंक्यूबेशन सेंटर ये सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करता है. राइट, सही बात है. राइट. अच्छा, मुझे ये बताइए साद साहब कि इसमें एक प्रोसेस फ्लो होता होगा. क्या आप नौजवान के पास जाते हैं या नौजवान आपके पास आते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग तरीके हैं. जो अलग अलग इंक्यूबेशंस हैं इंडिया के, वो अलग अलग इसमें तरीके हैं. बट जनरली जो हमारा तरीका होता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस आप पूछ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए दो तरीके होते हैं. एक आइडिया चैलेंज या हैकाथॉन्स हम कंडक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पर. जो हैकाथॉन्स होते हैं उसका एडवर्टीजमेंट रेडियोस में आती हैं, अखबारों में आती हैं या हमारे वेबसाइट्स पर आती हैं. तो उस अंडर दैट हैकाथॉन आप अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं. दिस इज नंबर वन. सेकेंड, इफ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन डायरेक्टली कम टू द इंक्यूबेशन सेंटर्स. जो हमारे पास आज की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे NIT है, जैसे स्क्वास्ट है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, जैसे IUST है, इन सबके पास अपने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. सो आपको किस इंक्यूबेशन सेंटर में जाना है वो डिपेंड करता है आपका आइडिया क्या है, आइडिया क्या है, और आप जो थ्रस्ट एरिया है उस इंक्यूबेशन सेंटर का वो क्या है. इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सपोज NIT है. NIT टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो रिलेटिंग टू आवर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं. तो अगर आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो मैकेनिकल ओरिएंटेड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ओरिएंटेड हो या इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड हो या केमिकल या मेटलर्जिकल ओरिएंटेड हो, सो वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा. अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड है, उसके लिए आपके पास कॉस्ट है. सो कहने का मतलब है कि ये आपका हर एक इंक्यूबेशन का अपना एक थ्रस्ट एरिया होता है, एक फोकल पॉइंट होता है जिस पर वो आपको हेल्प करता है. अच्छा, इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब कौन से नौजवान आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है उनके लिए, क्या क्या पैरामीटर्स आप चेक करते हैं? इसमें कोई खास पैरामीटर नहीं है. यू शुड बी मोर देन 18 years ऑफ एज. दिस नंबर वन. सिटीजन ऑफ इंडिया. दिस नंबर टू. एंड यू शुड हैव अ गुड आइडिया. बस अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और एंड यू आर पैशनेट. देखिए, दो चीजें होती हैं. आइडियाज तो बहुत हैं. देयर आर innumerable ideas which students or the youth of today have. मगर हमने ये देखा है कि फेलियर जो होता है, फेलियर बुनियादी जो उसका एक रीज़न है वो ये है कि द स्टार्टअप्स आर नॉट पैशनेट. जब तक आप में वो लगन नहीं है कुछ करने की, जब तक आप में वो पैशन नहीं है, सो आपकी जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हाउ हार्ड वर्क यू डू टू डेवलप योर आइडिया. ये 3 P's हैं. इसे अगर आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपकी बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो दैट इज द फर्स्ट P व्हिच इज कॉल्ड द प्रॉफिट्स, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू ग्रो. जो सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टार्टअप के लिए. सो उसके लिए यू हैव टू हैव
गुड प्रॉफिट्स. सो बट इन प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम 3 P's कहते हैं. द फर्स्ट इज, जैसे मैंने कहा, यू नीड टू बी पैशनेट. वो आप में वो फायर इन द बेली होनी चाहिए. जब तक आपके पास वो फायर इन द बेली नहीं है, तब तक आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बन सकते हैं. उसके बाद आपकी जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी नहीं आती है स्टार्टअप्स में. देयर आर फेलियर्स विच आकर, और फेलियर से हमको घबराना नहीं है, बिकॉज एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस. सो जो सेकंड P है, परसिवियरेंस. आपको अपने आइडिया पर काम करते रहना है, परसिवियरेंस. और द थर्ड इंपॉर्टेंट P है पेशेंस. कि लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब हम थक गए, 1 साल काम करके या 1.5 साल काम करके हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो थक जाते हैं. सो पेशेंस एंड परसिवियरेंस आर अनदर 2 इंपॉर्टेंट P's फॉर द सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप. उस सूरत में क्या रोल होता है आपका? जैसे कोई नौजवान आता है कि वो कहता है 1.5 साल या 2 साल के बाद, सर जी मैं थक गया, मेरा जो आइडिया है मुझे ये फ्लरिश नहीं हो रहा है, या मुझे वो जिसके बारे में मैंने कोई ख्वाब देखा था रियलाइज नहीं हो रहा है, उसके बाद इजंट इट अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर देम? देखिए, इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते हो. क्योंकि स्टार्टअप्स का जो जर्नी है, जो सक्सेस जर्नी, वो इतनी जल्दी नहीं आता है. इट टेक्स टाइम. इंक्यूबेशन सेंटर्स में जो भी आपके लोग हैं, इंक्यूबेशन मैनेजर्स हैं, या जो CEOs हैं, या जो भी लोग वाबस्ता हैं इंक्यूबेशन मैनेजमेंट, वो आपको मोटिवेट करते हैं. वो आपको हैंड होल्डिंग, इसलिए इनको कहते हैं हैंड होल्डिंग सेंटर्स होते हैं ये, जहाँ पर आपका हाथ पकड़ के आपको चलाया जाता है. और जब भी लगता है कि नहीं जी यू आर गेटिंग डिविएटेड, आपको सही राह दिखाई जाती है, आपको सही प्रोसेस दिखाया जाता है, आपको सक्सेस स्टोरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है, आपको इंडस्ट्रियल जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑल अराउंड उनके साथ मिलाया जाता है, और उससे आपकी जो वो जोश और वलवला है, वो जोश और वलवला आप में रहता है, और आप अपनी गोल्स की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने मकसद की तरफ और हिम्मत के साथ आगे चलते हैं. साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात हुई, इनोवेशन की बात हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि जो तीसरा जो स्टेप है वो है स्टार्टअप्स का. उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसे ये स्टार्टअप्स का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है. देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है. और स्टार्टअप्स होता क्या है, व्हाट स्टार्टअप्स. तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है हम में कि हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम अब ये बोलते हैं कि भी हम स्टार्टअप करना चाहते हैं. स्टार्टअप का बेसिक पर्पस इनिशियली ये होता है कि एक मार्केट डिसरप्शन आप कॉज करें. कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी हो रही है, कोई ऐसी बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, उस बिजनेस को यू टेक ए डिटॉर और एक अलग तरीके से सॉल्व करें. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ. इसकी मिसाल बहुत आम मिसाल जो हम सब जानते हैं, कि जैसे ओला कैब्स हैं या उबर है, ये तो आपको सबको पता होगा, दे आर द सक्सेस स्टार्टअप्स. क्या टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी जब उबर आया? बिल्कुल टैक्सीज थी, मगर किसी ने सोचा, हम ओला की मिसाल देंगे. ये कुछ स्टूडेंट्स थे, ये 3 और 4 स्टूडेंट्स थे IIT बॉम्बे के. तो ये एक बार अपने उन्होंने कहा कि हमको अब जॉब नहीं करना है, हम एक काम करते हैं, हमें कुछ बिजनेस करते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की खुद ही. कुछ टैक्सीज को हायर वगैरह किया, लोगों को बुलाया, और बॉम्बे से बेंगलोर, IIT बॉम्बे से बेंगलोर या बेंगलोर से बॉम्बे, उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया एक अपनी जर्नी. सो बीच में क्या हुआ कि एक बार वो अपने कुछ टैक्सी वालों के साथ आ रहे थे. बीच में एक टैक्सी वालों ने कहा कि भैया, कुछ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया उनके साथ कि नहीं जी हम आपसे इतना पैसा नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे. तो वो कुछ 2-3 बच्चे थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा नहीं, ये तो धोखेबाजी है, आप तो हमको धोखा दे रहे हैं. सो वो उनको बीच राह छोड़ के चले गए. तो जब ये एक प्रॉब्लम में, ये बच्चे जो थे 3 IIT बॉम्बे के, ये एक प्रॉब्लम में फंस गए. अननोन जगह पर, ये कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वो फंस गए. वहाँ से एक आइडिया क्रिएट हुआ. 1-2 बच्चों में कुछ ऐसा करें कि हमारे मोबाइल पर प्रेस करके ही एक टैक्सी आ जाए. तो वो कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप हुआ. वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ. और जब अगले दिन वो वापस IIT आए, इन तीनों दोस्तों ने आपस में बात की और ये एक स्टार्टअप बनाया. कहा कि हमने ओला का कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक ऐसा ऐप डेवलप करते हैं और कुछ टैक्सी वालों को अपने साथ लेकर उनको हम कहते हैं भैया, आप अगर आपको कस्टमर चाहिए, हम आपको कस्टमर देंगे और आपको कस्टमर्स की कोई कमी नहीं होगी. सो बाकी तो स्टोरी आपको पता है. तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट जो उसका ऑनसेट था एक ओला कैब का. उबर भी वैसे ही हुआ. इंडिया में ओला कैब आज इट्स अ $multi-million इंडस्ट्री. सो कॉन्सेप्ट कहां से आया? उन्होंने क्या किया, एक डिसरप्शन कॉज की मार्केट में.
अब आप बड़ी बड़ी मिसालें आपके पास हैं, अमेजोन की है। अमेजोन जो आज हर एक बच्चा फिंगर टिप्स पे यूज़ करता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो किताबें, जो अमेजोन वाज अ डिजिटल लाइब्रेरी, कि आप किताबें लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढते थे, तो किसी के दिमाग में ये ख्याल है किताबें तो ठीक हैं, आप जाते हैं आप पढ़ते हैं, मगर क्या हम इसको डिजिटलाइज कर सकते हैं? तो उस कॉन्सेप्ट से वो अमेजोन बॉर्न हुआ, और आज जो है आपको पता ही है, इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इज वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। amazon.in है, amazon.co है। सो ये पूरी दुनिया की जो ई कॉमर्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा आइडिया, उस आइडिया पर उन लोगों ने काम किया, हिम्मत नहीं हारी, पैशन था उनको वो काम करने का, वो पेशेंस भी था, परसेवरेंस भी थी, और नाउ दे आर द $1 billion इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी सक्सेसफुल एंटरप्राइज, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है ये। अच्छा साथ साथ मुझे ये बताइए कि मुल्क की सतह पर जो ये जो कंसेप्ट है इंक्यूबेशन सेंटर्स का या स्टार्टअप्स का, हम अगर जायज़ा लें तो कैसा है? और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है JNK, यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान ये प्रोग्राम सुने और इसे इस्तेफादा हासिल करें। देखिए, इंडिया जो है आज US और चाइना के बाद इट्स द थर्ड ग्लोबल फिगर इन स्टार्टअप्स। सो स्टार्टअप तीसरे नंबर पर आता है इंडिया अपने स्टार्टअप्स को लेकर। सो इट्स डूइंग वेरी वेल इन स्टार्टअप एरिया, एंड जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स हैं, उसमें बहुत से नए नए यूथ जो हैं वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स ज्वाइन करके अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे बच्चों को ये दिमाग में डालना है कि जो DIPP रजिस्ट्रेशन पहले आपको करनी पड़ेगी। सो DIPP रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर के लिए भी DIPP रजिस्ट्रेशन में आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। जो कंपनी है, इट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आपको बनानी है, या LLP। ये 3 किस्म की फर्म्स होती हैं। जब ये 3 किस्म की फर्म्स होंगी, और इसका कुछ अपना क्राइटेरिया है कि इसका जो ये लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये कंपनी खोली है, उस कंपनी में अगर ऑलरेडी आप कुछ काम कर रहे हैं, उसकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन यू कैन रजिस्टर एज अ इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, DIITI। DIPP रिकॉग्निशन स्टार्टअप्स, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे पास 750 स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें वुमेन लेड स्टार्टअप्स जो हैं लगभग 260 वुमेन स्टार्टअप्स भी हैं। तो यानी कहने का मतलब है हमारे JNK में भी अब ये रुझान पैदा हो रहा है। देयर आर यूथ्स हु आर ज्वाइनिंग, हु आर टेकिंग रजिस्ट्रेशंस। और अगर आप ये रजिस्ट्रेशन DIPP की रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, आप स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सेक्टर वाइज मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ जो अवेलेबल है हमारी EDI की वेबसाइट पर। स्टार्टअप JNK अगर आप गूगल करें, वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में देर आर 153 स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट में देर आर अबाउट 37 स्टार्टअप्स, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में लगभग 35 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, IT कंसल्टेंसीज में लगभग 21 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बिजनेस सपोर्ट में भी लगभग 20-21 लोग बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीटेक में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये अलग अलग स्टेजेस में है। कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ JNK के पास बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो यूथ हैं उनको इस पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन, दे शुड हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, आपको ये पता नहीं लगेगा कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि जैसे ये प्रोग्राम है कि ये डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन, हमारे नौजवान सुन रहे होंगे इस वक्त, ये स्टार्टअप पॉलिसी क्या है या इसके बारे में वो जानकारी हासिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम की वसातत से। क्या आपको नहीं लगता कि इन जैसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है? मतलब तशहीर कीजिए ऐसे प्रोग्रामों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाए स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए, और उसके बाद जो इनोवेशंस का जो प्रोग्राम्स हैं या जो इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में जो आपने बात की, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है लोगों तक ये बात पहुंचाने की। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, आजकल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। मेरी गुजारिश ये रहेगी आज के यूथ से, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें जॉब ही करना है, जो ये सोचते हैं कि हमें क्यूज़ में खड़े रहना है, अगर वो सोचना शुरू करें कि क्या हमारे में वो पोटेंशियल है, क्या हमें वो कुव्वत और ताकत है कि हम अपना काम खुद कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप में वो टैलेंट है, वो क्रिएटिविटी है,
वो लगन है कि यू कैन बिकम योर ओन बॉस, तो आप Come and join us. Come and join us. There is so much information available on net also. आप हमारे पास आ सकते हैं, NIT श्रीनगर में आकर हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जितनी भी आजकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IUST है, क्वास्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं। हर एक कॉलेज में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं अपने कॉलेजेस को कि आप इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए, आप बच्चों को गाइड कीजिए। सो द ओनली थिंग विच स्टॉप्स यू टू डू इट इज़ योरसेल्फ, कि आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, अपने अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या मैं कुछ खुद, मेरे हाथ कुछ कर सकते हैं, क्या मैं एक जॉब क्रिएटर बन सकता हूँ, क्या मैं एक इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जॉब सीकर कैन आई बिकम अ जॉब क्रिएटर। अगर आपको अपने आप का जवाब मिलता है हाँ, फिर देन योर जर्नी स्टार्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर, और फिर आपको मेहनत और लगन के साथ और इंक्यूबेशन सेंटर्स ज्वाइन करके इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ग्रेट। साथ साहब मुझे ये बताया कि आपने यू टॉक्ड अबाउट मोर देन 750 स्टार्टअप्स, सक्सेस स्टोरीज कितनी है इनमें से? देखिए काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आ रही हैं। अगर आप आउट टिफिन की बात करें, रेस्टोरेंट और सर्विसेज में है, और भी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो काफ़ी काम करें हमारे साथ। कुछ स्टार्टअप्स मूव बियॉन्ड, एक स्टार्टअप है हमारा, ही इज इनटू एजुकेशन, काउंसलिंग में है। एक और स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी में है हमारे साथ, स्काई रोबो करके, जो रोबोटिक्स में ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, वो बड़ा अच्छा, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनका काफ़ी अच्छा ड्रोन टेस्टिंग हो रही है आजकल, और वो अपने आर्मी के साथ और अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अपने ड्रोन के साथ टेस्ट कर रहे हैं। एंड आई होप वेरी सून यू विल हियर कि वो अपने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कुछ रेगुलेटरी इश्यूज हैं जो अगर वो सक्सेस स्टोरी बनते हैं सून, तो वो रेगुलेटरी इश्यूज जो है गवर्नमेंट उनसे बात करके कुछ रिलैक्सेशन को प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर देख लीजिए। हमारा एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप है, उसका नाम नायक क्यूम है। नायक क्यूम की अपनी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर वो सीड सोइंग मशीन, जो उसने एक इंक्यूबेशन किया था हमारे साथ, वो मशीन उसने बनाई है। अनंतनाग में वो मशीन बेचने निकले हैं, और आई होप कि बहुत ही जल्दी उनकी भी थोड़ी सी ही नीड सम गवर्नमेंट सपोर्ट, अपना लैंड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनको बनाना है। सो कहने का मतलब है कि आप स्कॉस चले जाइए, स्कॉस में वहाँ के फैकल्टी मेंबर भी अब स्टार्टअप, स्टूडेंट्स भी स्टार्टअप कर रहे हैं। तो काफ़ी एक इकोसिस्टम एनेबलिंग इन्वायरमेंट बन रहा है, और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोचना शुरू करें और इंक्यूबेशन सेंटर आने शुरू करें, और जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाना शुरू करें, कि एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आएगी, एक एम्पावरमेंट बच्चों को मिलेगी, और दे कैन शेयर देयर स्टोरी विद अदर जनरेशंस टू कम। एंड आई होप दैट इट बिकम अ नॉलेज इकोनॉमी, ये एक स्टार्टअप इकोनॉमी बन सकती है। सर साहब, हमारे कॉन्टेक्स्ट में रेस्ट ऑफ द कंट्री अगर हम कंपैरिजन करें, थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ स्लगिश इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, उस तनाजुर में आप कहाँ देख रहे हैं ये स्टार्टअप्स का जो प्रोसेस है? देखिए जम्मू कश्मीर तो आपको पता है पिछले 30 साल में जो सिचुएशन थी, इट वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर स्टार्टअप्स। अगर इफ़ यू कंपेयर JNK विद अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स हैं, अगर आप इसको कंपेयर करें, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बाकी जो साउथ स्टेट्स हैं, वो काफ़ी आगे हैं इसमें, बिकॉज उनका जो ये प्लेटफॉर्म उनको बहुत पहले से मिला है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ये स्लगिश, दैट्स द रीज़न। बट आई एम श्योर कि इन द कमिंग डेज, बिकॉज नाउ वी आर इन गुड टाइम्स, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को। बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ऑनरेबल LG हैं वो खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैसे बच्चे जो है वो स्टार्टअप लें, और काफ़ी वो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, मोटिवेट खुद करते हैं वो यूथ को। So मुझे I'm sure that with the incubation center support, with the support of the university, with the support of government, ख़ुसूसन मैं आपको JKSTCI की बात करूँगा, जो जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल है, वो एक बहुत ही एक्टिव रोल कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो बच्चों को देते हैं कि आपके पास कोई इनोवेशंस हैं, आप अपनी इनोवेशंस को इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर डेवलप करें और हम आपको फाइनेंस देते हैं। अभी रिसेंटली JKSTCI ने कुछ 10 आइडेंटिफाई किए इनोवेटर्स, आइडिया जनरेटर्स, यंग बच्चे जिनके पास एक अच्छे और प्रैग्मेटिक और प्रॉमिसिंग आइडियाज़ थे। 10 बच्चे NIT श्रीनगर में आ रहे हैं, उनको हम स्टार्टअप सपोर्ट दे रहे हैं, उनको हम इनोवेशन सपोर्ट दे रहे हैं JKSTCI की फाइनेंस असिस्टेंस से। सो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी अगर है वो लगन की है। राइट। सर साहब, आखिर पर ये पूछना चाहूँगा मैं कि फ्यूचर जो आउटलुक है स्टार्टअप्स का,
कैसा आप देख रहे हैं? Will take say a period of 5 years. जी, Where do you see startups, देखिए within a span of 5 years? द ग्राफ इज गोइंग अप. अभी हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर स्टार्टअप की बात करें, एक जो स्टार्टअप के स्टेजेस होते हैं, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं. एक पहला स्टेज हम प्री सीड स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे के पास एक आइडिया है. जैसे प्री सीड स्टेज जो आपकी आइडिएशन है उसको फ्यूल करना शुरू करते हैं, ये एक स्टेज होती है. उसके बाद फिर सीड स्टेज होती है कि जहाँ पर अब आपके पास वो आइडिया है, वो डेवलप है, आपको मालूम है क्या करना है, एंड देन यू लुक फॉर सीड सपोर्ट. तो ये जो 2 लेवल्स हैं, हम उन 2 लेवल्स पर हैं. मैं ये कह सकता हूं कि जितने लोग स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हैं, 70% ऑफ आवर यूथ हु आर इन्वॉल्व इन स्टार्टअप, दे आर इन दीज 2 स्टेजेस. अब आपने जैसे बात की, अर्ली स्टेज में भी अबाउट 20% ऑफ आवर स्टार्टअप्स दे आर इन द अर्ली स्टेज लेवल, जहां पर आपका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं. और उसके बाद जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं वो होती हैं ग्रोथ, एक्सपेंशन और एग्जिट स्टेज में, कि अब आप पूरे ग्रो हो चुके हैं. मुझे लगता है कि अभी 10% से कम हमारे जितने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं JNK में, वो ग्रोथ और एक्सपेंशन स्टेज में है. और कुछ 2% जिनके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस. जो आज स्टार्टअप्स बहुत सक्सेस कॉरियर इंडस्ट्री में है, सर्विसेज इंडस्ट्रीज में है, फूड इंडस्ट्रीज में है, दे आर सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो. मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स जितने भी अवेलेबल हैं वो अपने आप को डेवलप करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट मिले. तो एम्पावरमेंट का मतलब है कि वो दे आर एबल टू टेक देयर ओन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है हमारा, उससे थोड़ा सा बाहर आकर, जैसे NIT या पास्ट है, उन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है. हमारी एक सेक्शन 8 कंपनी है, ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन, विच इज नाउ टोटली इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, जो अपनी भी डिसीजन ले सकती है. एक ज़मीनी सवाल है, क्या ऐसे सेंटर्स को CSR फंडिंग होती है ताकि वो बाद में बच्चों को? एग्जैक्टली, सेक्शन 8 कंपनीज अगर आप बनाते हैं तो आपको CSR फंडिंग होती है, आपको ग्रांट्स मिलती हैं, आपको जितनी भी गवर्नमेंट की फंडिंग्स होती है वो आपको मिल सकती है. और उससे क्या होता है, आपकी इंक्यूबेशन सेंटर स्ट्रांग होते हैं, और अगर आपकी इंक्यूबेशन सेंटर स्ट्रांग हो, आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आगे आएंगे और फ़ायदा उठाएंगे. सो आने वाले दिन जो है, मैं उसको इस नज़र से देखता हूँ, दे आर वेरी पॉजिटिव, एंड आई एम होप दैट देयर इज़ अ वेव व्हिच इज़ गोइंग टू कम. बट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की ज़रूरत है. कॉलेजेस, स्कूल्स में ये बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमको यंग माइंड्स, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एज होती है वो होती है फ्रॉम 9 to 12, जब बच्चा स्कूल में होता है. तो अगर उस स्टेज में बच्चे को ये बता दिया जाए स्टार्टअप होता क्या है, एंड आई एम श्योर बिकॉज आई कीप ऑन विजिटिंग स्कूल्स ऑल्सो, मैं काफ़ी स्कूल जाता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि हर एक स्कूल में एक बैच में एटलीस्ट 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो अपना काम खुद करना चाहते हैं. दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, और एक पोटेंशियल स्टार्टअप, दे हैव वंडरफुल आइडियाज, और वो एक पोटेंशियल स्टार्टअप बन सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज. ग्रेट सर. साहब, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम की वसातत से क्या मैसेज रहेगी आपकी हमारे नौजवान के लिए? जो मैसेज है कि आप सबसे पहले तो सोचना शुरू करें, स्टार्ट थिंकिंग. अपनी आपकी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, आप उसको जगा दीजिए. आप जो सोए हुए हैं अभी, आप उस नींद से जाग दीजिए. कहते हैं द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स ट्रू इज टू गेट अप. सो आपके पास जो ख्वाब हैं, आपके पास जो अपना काम करने का आइडिया है, उस आइडिया को परवान दीजिए. आप इंक्यूबेशन सेंटर जाइए. आप जो पीस है वो याद रखिए, बी पैशनेट, वर्क पेशेंटली एंड परसिवरेंस. हैव परसिवरेंस. जब तक आपके पास परसिवरेंस और पेशेंस नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे. तो ये 3 मैसेज हैं. एक, हैव द फायर इन द बेली, बी पैशनेट, वर्क विद पेशेंस एंड परसिवरेंस. प्रोफेसर साद परवेज साहब, आपका बेहद शुक्रिया. एक अहम मौजू पर आपने बात की, और हमें उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को, हमारे स्टूडेंट्स को, और जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा. आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. सामीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे हम फिर मुलाकात होंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज़.